नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। खबर की शुरुआत करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण से। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के लगातार सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कभी सरकार के द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं। सरकार के द्वारा तो पक्ष में तर्क रखे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन पर टिप्पणियां कर रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जगह आप छात्रवृत्ति भी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार ये आरक्षण जो है वो बढ़ाया जा रहा है। नीचे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गरीबी कोई स्थायी चीज़ नहीं है, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विभिन्न सकारात्मक कार्यों के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण के बजाय छात्रवृत्ति देकर के CJI ललित की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आरक्षण शब्द के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण जैसे अलग अलग अर्थ हैं और यह उन वर्गों के लिए है जो सदियों से उत्पीड़ित हैं। आरक्षण सदियों से उन लोगों को दिया जाता रहा है जिन्हें उनकी जाति और व्यवसाय के कारण लांछित किया गया हो। सरकारें अगली श्रेणियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के फेर में पड़े बगैर छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं देकर के भी आगे बढ़ा सकती हैं। पीठ ने कहा कि जब अन्य आरक्षणों की बात होती है तो यह वंश से जुड़ जाता है। वह पिछड़ापन कुछ अस्थायी नहीं है बल्कि सदियों और पीढ़ियों तक जाता है, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी हो सकता है। तो ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के तर्क हैं जो लगातार चल रहे हैं। वहीं सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बचाव में लगातार तर्क दे रही है और सरकार का यह कहना है कि जो 50% का जो आरक्षण दिया गया SC ST और OBC को, उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, 10% अलग से दिया है। तो कहीं पर तो छेड़छाड़ हुई है और संसदीय सूझबूझ के साथ में इस संशोधन को तब तक खारिज नहीं किया जा सकता है जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। वहीं दूसरा पक्ष इस तथ्य से इनकार नहीं कर रहा है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता है। और सुप्रीम कोर्ट ये जो बहस कर रहा है, जो टिप्पणियां कर रहा है, इन टिप्पणियों पर आप लोग बिल्कुल मत जाइए। और चूंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कुछ करती हैं और आर्डर जब इनका आता है तो वो चौंकाने वाला होता है। आर्डर वो दूसरे पक्ष का देती हैं, तो दोनों को पक्षों को अभी शांत रहने की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो अब चल जाएगा, क्योंकि इस केस में लगातार सुनवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुनवाई केवल ईडब्ल्यूएस को लेकर के हो रही है तो केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित आर्डर ही आएगा। पूरे आरक्षण के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण आर्डर आ सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और UPSSSC ने कल एक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती होगी। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करें और जो छात्र नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। प्रदेश में वन एवं वन्य जीव विभाग में वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 6 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन 13 नवंबर तक किया जा सकेगा और यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। इनके इस समाचार पत्र के साथ साथ में आप लोग जो है विस्तृत नोटिफिकेशन भी एक बार देख लें, उसमें चयन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है। पदों का विवरण यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है। मुख्य परीक्षा भी होगी इसकी, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज थे कि ऐसा तो नहीं है कि दौड़ होगी तो पहले मुख्य परीक्षा ही होगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर लिखा मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले करना होगा और वहीं पर 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 15 गुना का मतलब आप समझते हैं कि लगभग 20 से लेकर के 25 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। और यहाँ पर योग्यता भी लिखी है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि BSc के जो छात्र वो आवेदन करेंगे। और यहाँ पर लिखा कि कृषि के छात्र भी, ये देखिए, कृषि सांख्यिकी के छात्र भी आवेदन करेंगे। पर्यावरण विज्ञान में 2 या 2 से अधिक विषय के साथ स्नातक की उपाधि वाले भी आवेदन करेंगे। अभियांत्रिकी के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं और पशु चिकित्सा विज्ञान के जो छात्र हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी योग्यता है। 2800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है। और वहीं पर नीचे कुछ और भी भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। राज्य कर विभाग में भी लिपिक संवर्ग में बम्पर भर्ती की तैयारी है और जिन पदों पर भर्ती होनी है राज्य कर विभाग में लिखा है कि उसमें सहायक ग्रेड 1, 2 और आशु लिपिक, कंप्यूटर
ऑपरेटर ग्रेड ए व बी और वाहन चालकों के विशेष ग्रेड 1, 2, 3, 4 ग्रेड के पद शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि जोनवार रिक्त होने वाले पदों की सूचना मिलने के बाद में जल्द ही सीधी भर्ती वाले पदों का जो अधियाचन है वो भेज दिया जाएगा। तो ये राज्य कर विभाग में जहाँ से जीएसटी वगैरह संग्रहित होता है वहाँ से ये भर्ती आएगी। लेकिन राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग की ये भर्ती है और लिपिकों के जो पद हैं वो ज़्यादा होंगे। ये देखिए लिखा है राज्य कर विभाग में लिपिक संवर्ग में कर्मचारियों की बम्पर भर्ती की तैयारी है। इसके लिए विभाग मौजूदा और 30 जून 2030 तक इस संवर्ग के रिक्त होने वाले सभी पदों का ब्यौरा तैयार कर रहा है। आगे से जो 30 जून 2030 तक जो पद रिक्त होंगे रिटायरमेंट इत्यादि के द्वारा उनको भी जोड़ करके ये वैकेंसी आएगी। नीचे लिखा है कि सभी जोन के अपर आयुक्तों को 1 सप्ताह के अंदर अंदर पदों की रिक्त पदों की जो सूचना है वो मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चालकों के पद का भी ब्यौरा भेजने को कहा गया है। दरअसल प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद विभागीय कामकाज का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। इससे लिपिकी संवर्ग समेत अन्य अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। पहले से ही विभाग में लिपिकी संवर्ग के ही 245 पद खाली हैं। तो ये तो लिपिकी संवर्ग के पद हैं और भी बहुत सारे इस विभाग में पद हैं, जैसे ड्राइवर यहाँ पर लिखा था, चालक लिखा था और आंसू लिपिक के पद खाली हैं। सहायक ग्रेड 1 और 2 के पद खाली। अगली सूचना है चयन बोर्ड की। चयन बोर्ड में अभी तक सदस्य आए नहीं हैं, परिणाम जारी नहीं हो पा रहा इन विद्यार्थियों का। 2013 प्रधानाचार्य के विद्यार्थी हैं भर्ती के और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों ने परिणाम जारी करने की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया और यहाँ पर उसी प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ नई जानकारी तो नहीं है, लेकिन चयन बोर्ड में अभी तक सदस्य नहीं आए हैं और सदस्य 15 तारीख तक आ सकते हैं। और वहीं पर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की अगर हम लोग बात करें तो परीक्षाएं अवश्य अब डिले होंगी। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं अब दिसंबर के बाद में ही होंगी। कुछ सूचनाएं लोक सेवा आयोग की हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान और हिंदी की सीधी भर्ती इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों का कट ऑफ और प्राप्तांक जारी कर दिए हैं, जो अभ्यर्थी 29 तारीख तक देख सकते हैं। पीसीएस 2022 तय समय से होने जा रही है। हालांकि विद्यार्थी इसका लगातार विरोध कर रहे थे। 27 सितंबर से परीक्षा शुरू होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 13 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक कास्ट कला के 10 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर दिया है। प्रवक्ता भर्ती के लिए सत्यापन 30 तारीख को होगा। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज भर्ती 2021 के तहत गणित, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान में चयनित 91 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए 30 सितंबर को बुलाया गया है। आयोग ने गुरुवार को सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया। सरप्लस शिक्षकों का समायोजन की प्रक्रिया तय कर दी गई है एडेड माध्यमिक विद्यालयों की, और यहाँ पर लिखा कि सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। जहाँ पर शिक्षक कम है, जहाँ पर ज़्यादा है, तो किन शिक्षकों को भेजा जाएगा, कहाँ पर, ये एक नियम बना दिया गया है। और लिखा है कि जिसने सबसे बाद में स्कूल ग्रहण किया है। हालांकि कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को इससे छूट दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो अब इन अध्यापकों का समायोजन होगा। 5 नायब तहसीलदारों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है और उनके नाम भी लिखे हैं कि किन लोगों की नियुक्ति निरस्त की गई है। लिखा है कि इनमें विक्रांत द्विवेदी, प्रभाकर सिंह, विनय प्रभाकर, विनीत कुमार, प्राची वर्मा ने 6 माह बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। तो दोबारा पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में अच्छी ग्रेड न मिलने के कारण इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अगली जो सूचना है वो है विधानसभा में रोजगार को लेकर के बहस। अच्छी बात ये रही कि जो द्वितीय सत्र चल रहा है विधानसभा में, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, लगातार विपक्ष रोजगार को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा है। कल भी रोजगार को लेकर के चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में कितने रोजगार दिए गए, शिक्षा मित्रों का क्या होगा, जहां पर सरकार ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए कि हमने कहाँ तक भर्तियां दी। और कल जो बहस हुई उसमें एज में छूट के बारे में भी चर्चा हुई कि आप छूट देंगे या नहीं देंगे, जिसमें सरकार ने मना कर दिया कि हम भर्तियों में छूट नहीं देंगे, उम्र सीमा में हम कोई छूट नहीं। वहीं 3 दिन में बीएड के जो कॉलेज हैं उनको पूरा विवरण भेजना है कि उनके पास कौन कौन सी सीटें हैं, किस कैटेगरी की हैं। लिखा है लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन सभी बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी किए जिन्होंने अब तक निर्धारित प्रारूप में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। बीएड की काउंसलिंग 30 तारीख से शुरू हो रही। लिखा है कि जो काउंसलिंग होगी वो 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगी। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि पूल काउंसलिंग 7 नवंबर से शुरू होकर के 15 नवंबर तक चलेगी। डायरेक्ट काउंसलिंग की तिथि 21 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक
चलेगी। तो यहाँ पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो बुधवार को जारी कर दिया गया। बात करेंगे विधानसभा और विधान परिषद की। जैसे कि मैंने कहा कि इस बार छात्रों, युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर बहस हुई। विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा और वहीं पर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाई गई है 400 गुना, ये देखिए लिखा है 400 गुना फीस जो बढ़ाई गई है, उसको लेकर के भी विपक्ष ने घेरा और लिखा है कि बड़ी फीस को लेकर के विधान परिषद में हंगामा हुआ है। कल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस के मुद्दे पर सपा विधायकों ने जमकर के हंगामा किया और बेल पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा की महिला विधायक समेत अन्य सदस्यों ने सपा विधायकों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है। तो ये जो प्रयागराज में धरना प्रदर्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो रहा, तो वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंकड़े की कितनी फीस बढ़ाई गई है, आप खुद चौंक जाएंगे। यहाँ पर बीए की जो फीस थी पहले 975 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 3701 रुपये कर दी गई है। बीकॉम की फीस 975 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 3901 कर दिया गया है। बीए प्रैक्टिकल 1135 फीस जमा होती थी, 3900 कितना पड़ेगा विद्यार्थियों को। बीएससी की 1125 रुपये थी, 4151 रुपये कर दिया गया। इसी तरीके से एमए की, बीटेक की आपसे देख सकते हैं, एलएलबी की कुछ तो ऐसी फीस है जहाँ पर शून्य थी वहाँ पर 500 रुपये वसूले जा रही है। देखिए शून्य पुअर फंड के लिए 0 रुपये पहले लिए जाता था, अब 500 रुपये जबरदस्ती लगा दिए गए हैं। तो ये सरकार हर जगह टैक्स लगा रही है, चाहे वो जीएसटी वाला मामला हो, दूध दही वाला मामला हो या कोई भी मामला हो, लगातार जो टैक्स है ग्रह कर बहुत ज़्यादा बढ़ करके आ रहा। हॉस्टल की फीस तो यहाँ पर चौंकाने वाली है, आप लोग देख सकते हैं 15,000 रुपये वार्षिक है और 45,000 रुपये ये यहाँ पर अब कर दिया गया। एग्जाम का 1,000 रुपये लगता था तो 1,500 रुपये लगेगा। इनरोलमेंट का कोई रुपया नहीं लगता था, तो उसको बढ़ा करके 0 की जगह अब 400 रुपये वसूला जा रहा। तो इसीलिए छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार बहुत सारे लोग जो है इसका समर्थन भी कर रहे हैं। असल में मामला यह कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग गिरा दी गई है और वो नीचे कैटेगरी में अब आता है। यूजीसी ने इसकी ग्रांट रोकी है और जबरदस्ती पैसा वसूली के लिए ये फीस बढ़ाई जा रही है। शिक्षा में गुणवत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।